नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में। और मैं कीर्ति मंडूला लेकर हाजिर हूं आज की खास खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें। तो अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में मिनीपोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चौविन के खिलाफ हत्या का आरोप जोड़ने की पीड़ित पक्ष की याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस घटना से जुड़ा पूरा मामला। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में मिनीपोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चौविन के खिलाफ हत्या का आरोप जोड़ने की पीड़ित पक्ष की याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि हेनिपिन काउंटी के जस्टिस पीटर कहिल ने हत्या का आरोप जोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन ने कोर्ट में इस पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि जस्टिस पीटर कहिल ने इससे पहले हत्या का आरोप जोड़ने की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन एक अन्य कोर्ट ने कहा कि हत्या का आरोप जोड़ने के लिए पक्के सबूत हैं, इसलिए पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामले में एक अन्य आरोप जोड़ा जाए। जान लें कि पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन पहले से ही गैर इरादतन हत्या के आरोप का सामना कर रहे हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि और ज्यादा आरोपों से पीड़ित पक्ष को चौविन को दोषी ठहराने में आसानी होगी। बता दें कि जल्द ही अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में सुनवाई के लिए जूरी का चयन किया जाएगा। जूरी में कुल 5 मेंबर होंगे। पिछले साल 25 मई को पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन ने फ्लॉयड की गर्दन को करीब 9 मिनट तक दबा कर रखा था और बाद में फ्लॉयड की मौत हो गई थी। फ्लॉयड की मौत के बाद मिनीपोलिस और देश के दूसरे शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। देश और दुनिया में कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं और जिनमें से कई बीमारियों का इलाज काफी महंगा होता है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने एक ऐसी ही गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए दुनिया की सबसे महंगी दवा को मंजूरी दी है। एनएसएस ने जोलजेंस्मा नाम की दवा को मंजूरी दी है, जिसकी एक खुराक की कीमत 18 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं इस दवा के बारे में और ये किस बीमारी के इलाज में काम करती है। देश और दुनिया भर में कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं और जिनमें से कई बीमारियों का इलाज काफी महंगा होता है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने एक ऐसी ही गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए दुनिया की सबसे महंगी दवा को मंजूरी दी है। एनएसएस ने जोलजेंस्मा नाम की दवा को मंजूरी दी है, जिसकी एक खुराक की कीमत 18 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे पहले अमेरिका ने इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जोलजेंस्मा का इस्तेमाल बच्चों की गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज में किया जाता है। बता दें कि एसएमए एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है और यह शरीर में SMN1 जीन की कमी से होती है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के सीने की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। SMA के सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन में हैं और इस बीमारी से ज्यादातर बच्चे पीड़ित हैं। इंग्लैंड में हर साल करीब 80 बच्चे इस गंभीर बीमारी के साथ पैदा होते हैं। अगर समय पर इसका इलाज न हो जाए तो बाद में दिक्कत बढ़ने से मरीजों की मौत भी हो जाती है।
जुल्स जेस्मा को दुनिया की प्रसिद्ध दवा कंपनी नोवार्टिस ने बनाया है, जिसकी कीमत 1.79 मिलियन पाउंड यानी 18.11 करोड़ रुपए है। एनएसएस इंग्लैंड ने अपने एक बयान में कहा कि नोवार्टिस जीन थेरेपी द्वारा निर्मित जोल्जेस्मा दुनिया की सबसे महंगी दवाई हो सकती है। वायरस महामारी के बीच वायरस पासपोर्ट खासी चर्चा में है। इस बीच चीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। चीन एक ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यानी अब देश में आने वाले और बाहर जाने वालों के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो यूजर का वैक्सीन स्टेटस और टेस्ट के नतीजे बताएगा। कई अन्य देश भी इस सर्टिफिकेट को लेकर विचार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं चीन के इस वायरस पासपोर्ट में क्या है खास। कोरोना वायरस महामारी के बीच वायरस पासपोर्ट खासी चर्चा में है। इसी बीच ने अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत की है। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यानी अब देश में आने और बाहर जाने वालों के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो यूजर का वैक्सीन स्टेटस और टेस्ट के नतीजे बताएगा। कई अन्य देश भी इस सर्टिफिकेट को लेकर विचार कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट के जरिए उपलब्ध रहेंगे। सरकार ने बीते सोमवार को इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि ये सर्टिफिकेट केवल चीनी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। डिजिटल फॉर्मेट के अलावा ये सर्टिफिकेट कागज के फॉर्म में भी रहेगा। इसे दुनिया का पहला वायरस पासपोर्ट कहा जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन उन देशों में से हैं जो फिलहाल ऐसे परमिट को लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। यूरोपियन संघ की वैक्सीन ग्रीन पास पर काम कर रहा है। इसके जरिए नागरिक संघ के सदस्य देश और दूसरे विदेश जा सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में शुरू हुए इस कार्यक्रम में QR कोड शामिल होगा जो सभी देशों को यात्री के स्वास्थ्य की जानकारी देगा। चीन में घरेलू पासपोर्ट और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश के लिए वीचैट और दूसरी चीनी स्मार्टफोन ऐप में मौजूद QR कोड की जरूरत होती है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़े बताते हैं कि चीन में अब तक 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अब तक 4,636 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में 85,201 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अमेरिका अब भी दुनिया का सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के कुल 11,86,38,111 मामले दर्ज हो चुके हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर 70 करोड़ रुपए में सीनेट की सीट इंडस्ट्रियलिस्ट कादिर को बेचने का आरोप लगा है। विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की अपील की है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो उम्मीदवार जिसने इमरान ने सीनेट की सीट बेची है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ विपक्षी नेता शाहिद खाकान अब्बासी ने पीएम इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान के एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सीनेट का सदस्य बनाने के लिए इमरान ने 70 करोड़ रुपए लिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट अब्बासी ने आरोप लगाया, मोहम्मद अब्दुल कादिर ने 3 मार्च को हुए सीनेट का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा और उन्हें सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी तथा अन्य पार्टियों के वोट मिले। पीटीआई के सांसदों ने खान के निर्देश पर कादिर को वोट दिया, जिन्हें उनसे 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले थे। अब्बासी ने बीते बुधवार को कहा कि खान को सीनेट का टिकट बेचने के लिए जवाबदेह माना हो। अब्बासी ने बीते बुधवार को कहा कि खान को सीनेट का टिकट बेचने के लिए जवाबदेह होना होगा। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य भी कह रहे हैं कि कादिर को सीनेट का सदस्य ही इसलिए बनाया गया है क्योंकि उन्होंने खान को पैसे दिए हैं। अब्बासी ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री द्वारा उद्योगपति को सीनेट की सीट बेचने पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। दिलचस्प बात यह है कि कादिर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सीनेट का चुनाव जीता, जिसके बाद खान ने उनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में स्वागत किया। हालांकि पार्टी का बलूचिस्तान नेतृत्व और जोनल चीफ इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मंजूर कर दिया था कि वह कादिर को दिया गया टिकट वापस ले। अब्बासी ने देश की फौज को भी सियासत से दूर रहने को कहा। इस बीच पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने सीनेट के अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को होने वाले चुनाव में दखलंदाजी को लेकर सेना को चेताया। उन्होंने खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा, उनकी पार्टी से सीनेट के सदस्यों को फोन आ रहे हैं कि वे सीनेट अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के लिए मतदान नहीं करें। म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें अब तक कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। बीते सोमवार को भी सेना के आदेश पर हथियारबंद पुलिस ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए बल प्रयोग किया, लेकिन इस बार उसे एक ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा जिसने कुछ देर के लिए पुलिसकर्मियों को भी दुविधा में डाल दिया। तो चलिए जानते हैं म्यांमार के इस प्रदर्शन में और क्या कुछ हुआ। म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसमें अब तक कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। बीते सोमवार को भी सेना के आदेश पर हथियारबंद पुलिस ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए बल प्रयोग किया। लेकिन इस बार उसे एक ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा जिसने कुछ देर के लिए पुलिसकर्मियों को भी पशोपेश में डाल दिया। दरअसल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सिस्टर एंड रोज नू तवांग दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने पुलिसकर्मियों से यहां तक कहा कि वे उनकी जान ले सकते हैं, लेकिन बच्चों पर गोली ना चलाएं। सिस्टर तवांग के इस साहस की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है।
बता दें कि पूरा मामला ये है कि माई इटकियान में जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पहुंची तो सिस्टर को समझ आ गया था कि अब क्या होने वाला है। उन्हें प्रदर्शन करने वाले बेकसूर लोगों की फिक्र थी। इसलिए सफेद रोब और काले हैबिट में हाथ फैलाए सिस्टर रोज सड़क के बीचों बीच बैठ गई और गोली ना चलाने की गुहार करने लगी। उन्हें इस तरह से देखकर पुलिसकर्मी भी पशोपेश में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि सेना का आदेश माने या सिस्टर की गुहार। सिस्टर तवांग ने बताया कि उनका केवल एक ही मकसद था कि बच्चों को बचाना। उन्होंने कहा, मैंने पुलिस से कहा कि बच्चों को मारने प्रताड़ित करने के बजाय वो मेरी जान ले सकते हैं, मुझे गोली मार सकते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को भी तख्तापलट के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग माइटकियान में जमा हुए थे। प्रदर्शनकारी आंग सान सू ची सहित गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। तभी वहां भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग शुरू कर दिया। यह देखकर सिस्टर एन रोज नू तवांग से रहा नहीं गया और उन्होंने अनोखे अंदाज में पुलिस से रहम की गुहार लगाई। सिस्टर को इस तरह जमीन पर बैठा देखकर पुलिसकर्मी भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। अधिकारियों ने हाथ जोड़कर सिस्टर से कहा कि उन्हें प्रदर्शन रोकने के लिए यह करना ही पड़ेगा। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सिस्टर तवांग ने पुलिस की कार्रवाई पर दुख जताते हुए कहा, मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जब सेना ने तख्ता पलट करके निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू किया था। मलेशिया की एक अदालत ने बुधवार को घोषणा की कि अब गैर मुस्लिम भी ईश्वर को संबोधित करने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम बहुल देश में धार्मिक स्वतंत्रता के विभाजनकारी मुद्दे पर यह अहम निर्णय लिया गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों मलेशिया में गैर मुस्लिम को अल्लाह बोलने की छूट नहीं दी गई थी। मलेशिया की एक कोर्ट ने बीते बुधवार को कहा कि गैर मुस्लिम भी ईश्वर को संबोधित करने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम बहुल देश में धार्मिक स्वतंत्रता के विभाजनकारी मुद्दे पर काफी अहम माना जा रहा है। सरकार की रोक को चुनौती देने वाले समुदाय के वकील ए जेवियर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई प्रकाशनों द्वारा अल्लाह और अरबी भाषा के 3 अन्य शब्दों के इस्तेमाल पर 35 साल से लगी रोक को रद्द कर दिया है। कोर्ट इस प्रतिबंध को असंवैधानिक माना है। कोर्ट ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक माना है। सरकार ने पहले कहा था कि अल्लाह शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान करेंगे ताकि भ्रम की उस स्थिति से बचा जा सके जो उन्हें अन्य धर्मों में धर्मांतरित कर सकती है। यह मलेशिया में अनूठा मामला है और अन्य मुस्लिम बहुल देशों में ऐसा कुछ नहीं है जहां पर अच्छी खासी संख्या में ईसाई अल्पसंख्यक रहते हैं। मलेशिया के ईसाई नेताओं ने कहा कि अल्लाह शब्द के इस्तेमाल पर रोक गैर वाजिब है क्योंकि माले भाषी ईसाई आबादी लंबे वक्त से बाइबल प्रार्थनाओं और गीतों में ईश्वर को संबोधित करने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करती रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में महिलाओं को भारी प्रतिनिधित्व मिलने का सिलसिला बदसूरत जारी है। इसी हफ्ते बाइडेन ने अमेरिका की मिलिट्री कमांडर्स के प्रमुख के तौर पर 2 महिलाओं का नाम सीनेट
की मंजूरी के लिए भेजा है। अगर मंजूरी मिलती है तो दोनों दूसरी और तीसरी महिलाएं बनेंगी जो अमेरिकी सेना में इतने बड़े पद पर पहुंचेंगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये दो महिलाएं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में महिलाओं को भारी प्रतिनिधित्व मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी हफ्ते बाइडेन ने घोषणा की कि अमेरिका की मिलिट्री कमांड्स के प्रमुख तौर पर 2 महिलाओं का नाम सीनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया। अगर मंजूरी मिलती है तो दोनों दूसरी और तीसरी महिलाएं बनेंगी जो अमेरिकी सेना में इतने बड़े पद पर पहुंचेंगी। इनसे पहले सिर्फ लॉरी रॉबिन्सन ने यह कीर्तिमान रचा था जब वह 2018 में रिटायर होने के पहले नॉर्दर्न कमांड की प्रमुख थी। अमेरिका में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अमेरिकी मिलिट्री में सबसे बड़ी रैंक 4 स्टार जनरल की है, जिसे वायुसेना की जनरल जैकलीन ओवेस्ट हासिल कर यहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है। जैकलीन का नाम ट्रांसपोर्टेशन कमांड प्रमुख के तौर पर बढ़ाया गया है। इसी तरह 3 स्टार जनरल लॉरा रिचर्डसन का नाम दक्षिण कमांड को लीड करने के लिए। जैकलीन और लारा कौन है? मिलिट्री की वर्दी में सबसे बड़ी रैंक तक पहुंचने वाली जैकलीन अमेरिका के इलिनॉइस में 1965 में जन्मी थी। 1988 में एयरफोर्स एकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने वायुसेना ज्वाइन की। दो 2020 में अमेरिकी वायुसेना के इतिहास में ऐसा 5वीं महिला है जो रक्षा विभाग में इकलौती 4 स्टार महिला जनरल बनी। वहीं दूसरी तरफ लॉरा की निजी जिंदगी इसलिए जाहिर है क्योंकि उनके पति जेम्स रिचर्डसन भी अमेरिकी मिलिट्री में जनरल की रैंक के अफसर हैं। क्योंकि उनके पति जेम्स रिचर्डसन भी अमेरिकी मिलिट्री में जनरल की रैंक के अफसर हैं। लॉरा और जैकलीन के नामों का ऐलान करने में देर होने का कारण पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डर रहा। पूर्व डिफेंस सचिव मार्क एस्पर को डर था कि ट्रंप लॉरा और जैकलीन के नाम पर मंजूरी नहीं देंगे क्योंकि वो दोनों महिलाएं हैं जो मानते थे कि महिलाओं को इतने अहम पद दिए जाने पर ट्रंप सहमत नहीं हो सकते। वर्ल्ड न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।